हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए आप देखिए जो आपका 12th का फिजिक्स है यानी 12th का भौतिक विज्ञान है उसका यहाँ आप देखिए टॉप 100 MVVI सब्जेक्टिव प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, वीडियो को क्या करना है शुरू से लेके अंत तक देखना है। और इसमें जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। अगर आप लोग ये 100 यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न कर लेते हैं तो और आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए क्योंकि यहाँ आप देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ आप देखिए क्लास होने वाला है। 100 यहाँ आप देखिए महावीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्नों का सीरीज चल रहा है जिसमें से यहाँ आप देखिए इसका पार्ट 1 है। तो आप लोग जल्दी जल्दी ये क्लास कर लीजिए। यहाँ आप देखिए व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज करके बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और देखिए यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट यहाँ आप देखिए चल रहा है, नहीं आता है आपको ऑनलाइन टेस्ट देने तो क्लास खत्म होने के बाद से यहाँ आप देखिए हम बता देंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है। और क्लास खत्म होने के बाद से आप लोग जाइएगा ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिएगा। और रहा बात इसका पीडीएफ का, तो यहाँ आप देखिए इसका पीडीएफ भी डल चुका है बिल्कुल फ्री में। यहाँ आप देखिए बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ आप देखिए ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट यहाँ आप देखिए डिजिटल बोर्ड पे जो 8 बजे वाला क्लास होता है 8 PM में, उस क्लास में आप देखिए इसका रिजल्ट देंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, फटाफट यहाँ पे देखिए आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, यहाँ देखिए फटाफट जाके ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, आपका रिजल्ट यहाँ देखिए डिजिटल बोर्ड पे दिया जाएगा। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और एक एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी कीमती है तो आप लोग एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा। देखिए जैसे पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे कि विद्युत फ्लक्स क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। यहाँ पे देखिए कम से कम 4 से 5 बार ये प्रश्न पूछ चुका है। मोस्ट वीवीआई हम आपको बता दिए हैं कि MVVI सीरीज चल रहा है बाबू, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि विद्युत फ्लक्स आखिर होता क्या है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विद्युत फ्लक्स। देखिए यहाँ पे कितना आसान और सरल भाषा में यहाँ पे देखिए आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा। और इसका पीडीएफ भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार आपको प्राप्त होगा। तो आप लोग क्लास को सिर्फ करते जाइए, लास्ट में आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न क्या है, फिर से समझिए इस प्रश्न को कि विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, यानी यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है। मोस्ट वीवीआई है तो यहाँ देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत जो गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की जो संख्या होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। ये आप लोग याद रखिएगा। और विद्युत फ्लक्स को हम कभी भी यहाँ आप देखिए फाई से सूचित करते हैं। किसके द्वारा बाबू, यहाँ आप देखिए फाई के द्वारा सूचित करते हैं या फाई ई के द्वारा यहाँ आप देखिए इसको सूचित किया जाता है। तो ये आपको 100% याद रखना है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है और सब्जेक्टिव में भी काम आता है। और यहाँ आप देखिए इसका SI मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ आप देखिए क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है, कूलम इनवर्स यानी प्रति कूलम होता है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा क्या होता है, कूलम होता है। और ये कूलम ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम भी क्या होता है, इन्वर्स होता है। ये किसका मात्रक होता है बाबू, ये होता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स यानी आप देखिए विद्युत फ्लक्स का। तो पहला प्रश्न आपको 100% बाबू समझ में आ गया होगा, पूरा 100% गारंटी है। और आप लोग इसका पीडीएफ दे देंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, नोटबुक पे पहले अपने से लिखिएगा और उसके बाद इसको क्या कीजिएगा बाबू, एक बार देख लीजिएगा तो ये याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने 2 नंबर कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके गुणों को लिखे। तो चलिए बाबू हम यहाँ पे क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पहले समझते हैं, उसके बाद इसके गुण को हम लिखेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र आखिर होता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर यानी स्वयं का अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ आप देखिए क्या लिखा है
कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर स्वयं का अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न करता है और इस अदृश्य क्षेत्र पर यहाँ आप देखिए आवेश का प्रभाव रहता है। क्या रहता है? जो अदृश्य क्षेत्र रहेगा, यहाँ आप देखिए जो अदृश्य फील्ड रहेगा उस पर क्या होगा बाबू? आवेश का प्रभाव रहेगा। तो इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से समझिए, फिर से आपको 100% समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर यहाँ पे देखिए स्वयं अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्या होता है? प्रत्येक जो यानी कोई भी आवेश होता है अपने चारों ओर क्या करता है? एक अदृश्य यहाँ आप देखिए क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, यानी एक अदृश्य फील्ड उत्पन्न करता है। इसी अदृश्य क्षेत्र पर क्या रहता है? आवेश का प्रभाव रहता है। क्या रहता है? उसी जो अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न करता है उसी पे आवेश का प्रभाव रहता है। उसे हम क्या कहते हैं बाबू? तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है दूसरा कि इसके गुणों को लिखें। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है और MVVI सीरीज चल रहा है 100 प्रश्नों का। अगर आप लोग कर लेते हैं तो गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके गुण। तो इसके गुण क्या होता है? इसके गुण होता है कि क्षेत्र रेखाएं, जो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये 100% आप लोग लिखिएगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ देगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखे, तो पहला लिखिएगा कि यहाँ आप देखिए जो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चलिए दूसरा क्या है? विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं आवेश की तरह यहाँ आप देखिए सतह के लंबवत होती है। क्या होता है? विद्युतीय जो यहाँ पर देखिए जो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं आवेश की सतह की क्या होती है बाबू? हमेशा लंबवत गुजरती हैं, लंबवत होती हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए तीसरा इसका देखिए यहाँ पे गुण क्या है कि आवेश का परिणाम और क्षेत्र। यहाँ पे क्या लिखा है? आवेश का परिणाम और क्षेत्र रेखाओं की संख्या दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। यहाँ पे फिर से समझिए, आवेश का जो परिणाम और क्षेत्र रेखा होगा उसकी संख्या एक दूसरे के क्या होगी बाबू? समानुपाती होगी। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये आपको याद होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 3 नंबर और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? तीसरा नंबर प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके 2 उपयोग लिखे। ये भी प्रश्न क्या है बाबू? 2 नंबर में पूछा जाता है और 3 से 4 बार तो अब तक ये पूछ चुका है। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके 2 उपयोग लिखे। तो यहाँ देखिए ऑप्टिकल फाइबर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति होती है, यानी ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा डिवाइस होता है जो प्रकाश को यहाँ पे उसकी तीव्रता को बहुत कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है? प्रेषित यानी भेज देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। और ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे क्या करता है? कार्य करता है। यहाँ पे देखिए फिर से हम आपको समझाते हैं, पूरा 100% आपको समझ में आएगा कि ऑप्टिकल फाइबर किसे कहते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा डिवाइस होता है जो प्रकाश को उसकी तीव्रता को यहाँ आप देखिए क्या करता है? जो प्रकाश की तीव्रता को कम हानि पर क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित यानी भेजता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। और यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग तो ये समझ गए कि ऑप्टिकल फाइबर किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझिए कि इसके उपयोग कितने होते हैं। आप देखिए इसका क्या पूछा है? उपयोग 2 ही पूछा है कि 2 उपयोग लिखिए। यहाँ आप देखिए इसका उपयोग अगर पूछेगा तो आप लोग लिखिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाश को उसकी तीव्रता की यहाँ आप देखिए क्या करती है बाबू? बिना कुछ यहाँ आप देखिए हानि पहुंचाए एक स्थान से यहाँ आप देखिए क्या करती है? दूसरे स्थान पे यहाँ आप देखिए प्रेषित करती है। तो ये पहला इसका यहाँ आप देखिए उपयोग हो गया। उपयोग में भी यहाँ आप देखिए यही लिखा जाएगा। दूसरा यहाँ आप देखिए क्या है? बहुत ही कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करता है। यहाँ आप देखिए दोनों एक हो गया। यहाँ आप देखिए तीसरा क्या हो जाएगा? यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी यहाँ आप देखिए डिफिनीशन में ही इसका क्या छिपा हुआ है बाबू? उपयोग छिपा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए फिर से बताते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा डिवाइस होता है जो प्रकाश की तीव्रता को बहुत ही कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है? प्रेषित करते हैं यानी भेजता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। और ये पूर्ण आंतरिक यहाँ देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए अब ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ आप देखिए मोस्ट VVI हो जाता है। ये आपको भी पता है मोस्ट VVI। और जो 100 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है उसके लिए यहाँ आप देखिए आपको PDF भी बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा 100 सब्जेक्टिव प्रश्नों का। तो आप लोग एक एक करके सभी PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट पे लिखिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ आप देखिए लाइक नहीं किए हैं बाबू अभी तक, तो आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए सभी बच्चे एक बार लाइक कीजिए।
तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि गॉस के प्रमेय को लिखे, और ये कितना नंबर में पूछा जाता है, तो 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। चलिए गॉस का प्रमेय क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग समझिए बाबू, गॉस का प्रमेय क्या होता है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उस पृष्ठ पर यहाँ देखिए उपस्थित कुल आवेशों का क्या होता है, 1/ε गुना होता है। इसे ही हम गॉस का यहाँ देखिए प्रमेय कहते हैं। यहाँ आप देखिए कितना सरल और आसान भाषा में लिखा हुआ है। ऐसा बाबू यहाँ आप देखिए डिफिनीशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बुक में आप लोग ढूंढते रह जाइएगा तभी आपको नहीं मिला है। यहाँ आप देखिए क्या लिखा हुआ है, गॉस का प्रमेय अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग बोलिएगा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, पृष्ठ है, मान लीजिए एक पृष्ठ है, वो क्या है बाबू, बंद है। तो यहाँ पे लिखा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेशों का क्या होता है बाबू, यहाँ आप देखिए 1/ε0 गुना होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो गॉस का प्रमेय कहते हैं। 100% आपको क्लियर हुआ होगा, और मिनटों क्या सेकंडों में ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग याद कर लेंगे। अगर ऐसा डेफिनेशन मिल जाए आपको तो मज़ा ही आ जाएगा। और ऐसे डेफिनेशन में आप लोग यहाँ देखिए क्वेश्चन पेपर में आप देखिए आंसर शीट में ऐसे लिखेंगे तो पूरा यहाँ देखिए ऐसे ही ऐसे क्या, जो यहाँ देखिए जो टॉपर होते हैं यहाँ आप देखिए वो इसी प्रकार का डिफिनीशन लिखते हैं, छोटा लिखते हैं लेकिन इसी प्रकार का लिखते हैं, इसलिए उनको पूरा भरपूर नंबर दिया जाता है और वो क्या करते हैं बाबू, टॉप कर जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि पीएन जंक्शन डायोड किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अब जवाब दीजिए यहाँ पे कि पीएन जंक्शन डायोड आखिर हम किसे कहते हैं। आ गया ना यहाँ पे देखिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न। तो पीएन जंक्शन डायोड हम किसे कहते हैं, तो जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है तो वैसे व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, तो पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। अब देखिए इससे आसान और सरल मिलेगा आपको, एक बार कमेंट कीजिए। तो इससे आसान और सरल डिफिनीशन आपको कहीं भी नहीं प्राप्त होने वाला है, सिर्फ आस्क बोर्ड चैनल ही आपको यहाँ पर देखिए ऐसा डिफिनीशन आपको देगा बिल्कुल फ्री में। ऑनलाइन टेस्ट भी दीजिएगा, इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, पीएन जंक्शन डायोड किसे कहते हैं, तो जब यहाँ आप देखिए पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है तो वैसे व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, तो पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। क्या लिखिएगा आप कि जब यहाँ आप देखिए पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है तो वैसे व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, तो पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन डिफिनीशन था, इसे आप लोग याद रखिएगा। ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर ये 100 प्रश्न कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आगे कुछ करने की आपको ज़रूरत होगी सब्जेक्टिव के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि पी प्रकार के अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, और ये 100% पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पी प्रकार के अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालक से हम क्या समझते हैं, तो जब यहाँ देखिए शुद्ध अर्धचालक में, यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिएगा कि जब कोई शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी यहाँ देखिए अपद्रव्य यानी अशुद्धि को मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के मिश्रित अर्धचालक को हम क्या कहते हैं, तो पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, यानी पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन डिफिनीशन है। चलिए फिर से समझिए यहाँ पे कि पी प्रकार के अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी यहाँ पे देखिए अशुद्धि को हम मिला देते हैं। क्या करते हैं बाबू, त्रिसंयोजी यहाँ पे देखिए अशुद्धि को हम मिला देते हैं तो इस प्रकार के जो मिश्रित जो अर्धचालक हमको प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है पी प्रकार का अर्धचालक। तो यहाँ पे देखिए उसी को हम क्या कहते हैं, तो पी प्रकार का अर्धचालक या पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। पी टाइप यहाँ पे देखिए सेमीकंडक्टर कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और जर्मेनियम और यहाँ पे देखिए सिलिकॉन क्या होता है, तो ये होता है बाबू अर्धचालक। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है ये प्रश्न और इसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 7 नंबर। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया कि पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है 7 नंबर की, एन प्रकार यानी एन टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। और जो पी टाइप है और जो एन टाइप है इसे आप लोग 100% बाबू याद रखिएगा, ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि पी टाइप में क्या होता है। अब चलिए हम यहाँ पे बताते हैं कि एन प्रकार यानी एन टाइप के अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक में, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, जब किसी अर्धचालक में यहाँ देखिए मान लीजिए किसी
शुद्ध अर्धचालक है। मान लीजिए कि चालक है लेकिन क्या है, शुद्ध अर्धचालक है। यहाँ पे क्या है बाबू, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी यहाँ आप देखिए अपद्रव यानी अशुद्धि को मिला दिया जाता है, तो इस प्रकार से जो मिश्रित हमारा अर्धचालक बन के तैयार होता है वो कौन सा होता है, उसे हम लोग कहते हैं एन टाइप अर्धचालक। चलिए यहाँ आप देखिए फिर से समझाते हैं आपको कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी यहाँ आप देखिए अपद्रव यानी यहाँ आप देखिए अशुद्धि को मिला दिया जाता है, उसी प्रकार के चालक को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रकार के चालक को हम लोग एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि पी टाइप किसे कहते हैं, तो पी टाइप में त्रिसंयोजी क्या होता है, जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी यहाँ आप देखिए अशुद्धि को मिला दिया जाता है, तो जो मिश्रित अर्धचालक बन के निकलेगा वो हमारा क्या होगा, पी टाइप अर्धचालक होगा। एन टाइप पूछेगा तो आप लोग बोलिएगा कि किसी शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अपद्रव यानी अशुद्धि को मिला दिया जाता है, तो जो हमारा मिश्रित अर्धचालक निकल के बाहर आएगा वो क्या होगा बाबू, यहाँ आप देखिए एन टाइप अर्धचालक यहाँ आप देखिए निकल के बाहर आएगा। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न यहाँ पे पीछे छूटा है, यहाँ आप देखिए पी टाइप में क्या होता है। यहाँ आप देखिए पी टाइप अर्धचालक में जो बहुसंख्यक वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं। यानी यहाँ आप देखिए जो बहुसंख्यक होते हैं वो क्या होते हैं, जो बहुसंख्यक वाहक होते हैं वो होल्स होते हैं। और यहाँ आप देखिए अल्पसंख्यक वाहक कौन होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस में, ये यहाँ आप देखिए पी टाइप में। और ये नोट है 100% यहाँ आप देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये आप लोग नोट याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि पी टाइप अर्धचालक में क्या होते हैं, बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और अल्पसंख्यक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है एन टाइप में, एन टाइप में वही क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है कि एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और अल्पसंख्यक वाहक क्या होता है, यहाँ पे देखिए होल्स होता है। पी टाइप में क्या था, यहाँ पे देखिए बहुसंख्यक वाहक होल्स था, और यहाँ पे देखिए क्या था, अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन था। लेकिन एन टाइप में क्या होता है, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होता है, अल्पसंख्यक क्या होता है, होल होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, दोनों प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। यानी जो 100 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, 100% एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न बताएंगे आपको। यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है कि लेंज का नियम क्या है। अब देखिए इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होता है बाबू। चलिए ये बार 7 से 8 बार से ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है कि लेंज का नियम क्या है। चलिए अब हम आपको बताते हैं लेंज का नियम, एक ही बार में आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लेंज का नियम क्या कहता है, लेंज का नियम कहता है, तो लेंज के नियम के अनुसार यहाँ पे एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बाबू आप लोग कि लेंज के नियम के अनुसार विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में यहाँ देखिए प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का क्या करती है बाबू, विरोध करता है। क्या कहता है बाबू, यहाँ पे क्या करते हैं, ओपोजिशन में रहता है, यानी उसका विरोध करता है। आप देखिए इस नियम के अनुसार विद्युतीय यहाँ देखिए चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। क्या बाबू, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग लेंज का नियम। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर देखिए 30% समझ में आया होगा, किसी को 80% आया होगा, किसी को 100% भी आया होगा। लेकिन चलिए फिर क्लियर करते हैं यहाँ पे कि लेंज का नियम क्या कहता है। तो लेंज के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, यहाँ देखिए जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसकी प्रत्येक अवस्था में, कोई भी अवस्था में हो तो वही बता रहा है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की जो दिशा होती है इस प्रकार होती है कि उस कारण का वो क्या करती है, विरोध करती है, जिसके कारण वो क्या होता है, उत्पन्न होता है। उसी कारण का विरोध करता है जिस कारण वो क्या होता है, उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बाबू, यहाँ पर देखिए लेंज का नियम कहते हैं। इसमें ये मेन है कि वह उसी कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है, इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो लेंज का नियम कहते हैं। 100% आप लोग को बाबू समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आएगा, लिखिएगा, 2 नंबर में से 1 नंबर भी नहीं काटेगा। राइटिंग आपका हेड राइटिंग खराब भी है थोड़ा, अगर इस प्रकार का डिफिनीशन लिखते हैं तो हम गारंटी देते हैं 100% की 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा, लिख के ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न, अब इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखिए आ गया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी हम आपको बता दिए हैं कि सब सब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कूलम्ब के नियम लिखें।
अब देखिए यहाँ पे देखिए कूलाम्ब का नियम क्या कहता है। अब यहाँ पे आप लोग समझिए कि कूलाम्ब का नियम क्या कहता है। तो कूलाम्ब के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, यहाँ पे आप लोग समझिए कूलाम्ब के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच, मान लीजिए दो आवेश है वो क्या है, स्थिर है, उसके बीच लगने वाला या तो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो कूलम्ब के नियम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा 12th लेवल का है तो ऐसा तो आपको लिखना ही पड़ेगा, 10th लेवल का तो है नहीं बाबू, 12th में है तो आप लोग ऐसा लिखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला या तो आकर्षण बल हो तथा प्रतिकर्षण बल हो, दोनों आवेशों की मात्रा के क्या होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी जो बीच की दूरी होगी, मान लीजिए ये बीच का जो दूरी होगा उसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्ब का नियम यानी कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। 100% आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है तो बाबू फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और इसका PDF लास्ट में देंगे, आप लोग फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे आ गए हम लोग 10 नंबर प्रश्न में। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, लीनियर चार्ज डिस्टेंसी क्या होता है। यहाँ पे देखिए डेंसिटी क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज, यहाँ पे देखिए डेंसिटी क्या होता है, ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग समझिए इसको, तो समझिए यहाँ पे कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो जब आवेश का वितरण एक सीधी रेखा के अनुदिश होता है। यहाँ आप देखिए मान लीजिए कि एक आवेश का वितरण एक रेखा के या तो सीधा हो या तो वक्र हो। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जब आवेश का वितरण हो, चाहे वो सीधी रेखा में हो चाहे वो यहाँ पे देखिए वक्र रेखा में, वो क्या होता है, अनुदिश होता है। तो प्रति एकांकी लंबाई क्या होता है, आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो क्या कहते हैं बाबू, तो प्रति एकांक लंबाई आवेश की जो मात्रा होगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। और यहाँ देखिए रेखीय आवेश घनत्व को हम कभी भी लैम्ब्डा से सूचित करते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्ब्डा से सूचित करते हैं और इसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है, कूलम्ब प्रति मीटर होता है। यहाँ पे देखिए कूलम्ब प्रति मीटर यानी यहाँ पे देखिए कूलम्ब बाटा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मीटर, और मीटर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कूलम्ब इनवर्स हो जाएगा। तो CM इनवर्स होगा, ये आप लोग याद रखिएगा, कूलम्ब प्रति मीटर इनवर्स यहाँ पे देखिए, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर से बताते हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो जब यहाँ पे देखिए आवेश एक का यहाँ पे देखिए जब आवेश का वितरण एक रेखा से के अनुदिश हो, वो चाहे क्या हो, सीधी रेखा में हो चाहे वो वक्र रेखा में हो, तो प्रति एकांकी लंबाई आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट VVI प्रश्न है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। अगला देखिए यहाँ पे 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब दे दीजिए फटाफट यहाँ पे कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे 4 से 5 बार ये भी प्रश्न अब तक पूछ चुका है, आगे भी आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, जब यहाँ पे देखिए जब दो या दो से अधिक समान यहाँ पे देखिए आवृत्ति व समान तरंग लंबाई की तरंग एक साथ एक दिशा में संचरित होती है। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ पे समझिए कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति व समान यहाँ पे देखिए तरंग लंबाई वाला जो होगा, यहाँ पे देखिए तरंग लंबाई एक साथ ही एक दिशा में क्या होगा, संचरित होता है, उसी माध्यम के किसी क्षेत्र में यहाँ पे देखिए अध्यारोपित होता है। क्या होता है, उसी मतलब माध्यम के किसी भी क्षेत्र में क्या होता है, अध्यारोपित होता है। तो माध्यम के किन्हीं यहाँ पे देखिए बिंदुओं पर यहाँ पे क्या होता है, परिणामी तरंग की यहाँ पे देखिए तीव्रता अधिक व कहीं यहाँ पे देखिए बिंदुओं पर तीव्रता कम प्राप्त होती है। तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, तो इस परिघटना को हम लोग कहते हैं बाबू यहाँ पे देखिए प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चों को अभी समझ में नहीं आया होगा, चलिए लेकिन फिर से हम आपको समझाते हैं कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति वाला तरंग, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति व समान तरंग लंबाई वाला तरंग एक साथ एक ही दिशा में क्या हो, संचरित हो, तो उस माध्यम के किसी क्षेत्र पर अध्यारोपित होता हो। मान लीजिए उसी माध्यम के किसी भी क्षेत्र पर क्या हो जाए, अध्यारोपित हो जाए। तो यहाँ पे देखिए माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता कहीं अधिक होगी, कहीं तीव्रता कम प्राप्त होगी। इसी परिघटना को हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। 12th में है बाबू, तो यहाँ पे इतना समझना पड़ेगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, 5 से 6 बार,
चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग फटाफट कि संट क्या है, इसके उपयोग को लिखे। चलिए फटाफट यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं बाबू। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, संट क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखे। तो यहाँ आप देखिए जब गैल्वेनोमीटर के साथ यहाँ आप देखिए समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं संट। जब गैल्वेनोमीटर के साथ यहाँ आप देखिए समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उसे ही कहते हैं संट। तो अगर आपसे कभी पूछे कि संट क्या होता है तो आप लोग बताइएगा कि जब गैल्वेनोमीटर के साथ समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है उसी को हम लोग संट कहते हैं। अब इसका दो उपयोग पूछा है तो संट का पहला उपयोग लिखिएगा। संट का पहला कार्य ही महत्वपूर्ण है, जो धारा मापी की यहाँ देखिए कुंडली की सुरक्षा करता है। यहाँ पे देखिए क्या है, संट का पहला कार्य ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पहला कार्य इसका क्या होता है बाबू, यहाँ पे धारा मापी की यहाँ देखिए कुंडली की क्या करता है, रक्षा करता है, प्रोटेक्शन देता है। यहाँ पे क्या करता है, धारा मापी की जो कुंडली होता है उसकी सुरक्षा करता है। संट का प्रयोग क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए किया जाता है। यहाँ देखिए संट के प्रयोग से हम लोग क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को हम लोग आमीटर या एमीटर में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका ये उपयोग है। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है तो इसे आप लोग याद रखिएगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं 100 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है तो यहाँ पे देखिए 100 प्रश्नों का पीडीएफ बिल्कुल आपको फ्री में दिया जाएगा यहाँ पे देखिए। और आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे याद करना पड़ेगा। एक भी प्रश्न यहाँ पे आपको छूटने वाला नहीं है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या है कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। कितना आसान डिफिनेशन लिखे हैं बाबू, यहाँ पे लिखे हैं कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है उसे कहते हैं क्रांति कोण। अब देखिए इससे भी सरल भाषा नहीं होता है बाबू, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इससे भी सरल भाषा बाबू यहाँ पे देखिए कहीं नहीं होता है। यहाँ पे देखिए इससे सरल भाषा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा बाबू। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो 90 डिग्री को हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, क्रांति कोण कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है कि विद्युत आवेशों के दो मौलिक गुणों को लिखे। अब देखिए ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत आवेश के हमको क्या करना है, दो मौलिक गुणों को लिखना है। विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण लिखे। तो पहला मौलिक गुण इसका आप लोग क्या लिखिएगा कि आवेश हमेशा सुरक्षित रहता है। यहाँ पे देखिए जो होता है, जो आवेश होता है हमेशा सुरक्षित रहता है। इसको ना यहाँ पे देखिए नष्ट किया जा सकता है ना इसको बनाया जा सकता है। आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। आवेश को ना हम नष्ट कर सकते हैं ना यहाँ पे देखिए उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला हो गया कि आवेश हमेशा संरक्षित होता है। आवेश यहाँ पे देखिए क्वांटमीकृत होता है। दूसरा क्या होता है, जो आवेश हमारा होता है, जो चार्ज होता है वो क्या होता है, क्वांटमीकृत होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। आवेश क्या होता है, क्वांटमीकृत होता है। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 15 नंबर। और 15 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 15 नंबर और ये लास्ट प्रश्न है लेक्चर 1 का। तो यहाँ पे देखिए 100 सब्जेक्टिव प्रश्नों का लेक्चर 1 है। अगला यहाँ पे देखिए आपको अगले वीडियो में मिलेगा इसका, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अभी यहाँ पे देखिए 15 प्रश्न करा दिए तो ऐसा नहीं है कि इसका पीडीएफ नहीं देंगे, अभी यहाँ पे इसका पीडीएफ देंगे, जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और सारा को क्या कीजिएगा, नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा। अगर आपको टॉप करना है तो जैसे बता रहे हैं वैसे कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले दो कारक को लिखिए। यहाँ पे क्या लिखा है, चालक को प्रभावित करने वाले दो कारक। तो चालक को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन कौन से हो जाएंगे, तो चालक की धारिता चालक के क्षेत्रफल पर प्रभावित होती है। क्या होती है, जो चालक की धारिता होती है, चालक का जो क्षेत्रफल होगा यहाँ पे देखिए उस पर क्या होगा बाबू, यहाँ पे देखिए एरिया जो होता है उस पर क्या होता है बाबू, प्रभावित होता है। पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, चालक की धारिता चालक के मध्य से प्रभावित होती है। क्या होती है, चालक की धारिता चालक के मध्य से क्या होती है बाबू, प्रभावित होती है। तो इसके दो कारक पूछा है, दो कारक हम बता दिए हैं। आप लोग ये लिख दीजिएगा, 100% आपको नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम आप लोग ये कीजिए बाबू कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, या नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में आप लोग लाइक नहीं किए हैं
फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए बाबू। चलिए सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए सभी वीडियो को। यहाँ देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए हैं, तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इसमें मैसेज करके बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने नहीं आता है, हम आपको अभी बताएंगे कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो आप लोग चलिए अब यहाँ पे देखिए कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल या क्रोम को ओपन करना है। आपके फ़ोन में गूगल या क्रोम होता है, ओपन कीजिए और उसमें सर्च बार जो दिखा रहता है उसमें लिखिए ASKBOARD आस्क बोर्ड आप लोग लिख दीजिए। आस्क बोर्ड लिख के आप लोग सर्च कर दीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे ऐसा पेज आएगा, आस्क बोर्ड लिखा होगा और यहाँ आप देखिए आस्क बोर्ड का यानी हमारा यूट्यूब चैनल का थंबनेल होगा। आप लोग इसी पे एक बार क्लिक कीजिएगा, एक बार मात्र क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ आप देखिए ऐसा ऐड आएगा आपके पास। यहाँ आप देखिए ऐसा ऐड आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले इस ऐडवा पे आप लोग क्लिक जरूर कीजिएगा, तभी आपका पीडीएफ और नोट्स डाउनलोड होगा। नहीं तो नहीं होगा तो आप लोग मत बोलिएगा कि सर जी नहीं हो रहा है। तो यहाँ आप देखिए अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है और अगर आप लोग चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ 20-30 हज़ार रुपया आपके पास आए, 2.5-3 घंटा काम कीजिए, 20-30 हज़ार रुपया आपके यानी यहाँ पे देखिए आपके पास आ जाए, आपके घर आ जाए, तो यहाँ पे ये पोस्ट पढ़ लीजिएगा। बहुत यहाँ आप देखिए महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिए हैं, आप लोग पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम जैसे बता रहे थे कि आपको ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट के बटन यहाँ पे दिखा हुआ है, इसी पे जैसे ही आप लोग एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखिए खोले बंद करे, तो यहाँ पे आपको खोलना है तभी आप लोग टेस्ट देंगे ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको खोल दीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा बाबू, इसको खोल दीजिएगा। हम तो अभी टेस्ट नहीं दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको खोल जरूर दीजिएगा। और यहाँ आप देखिए सबसे ऊपर वाले टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा ऐसा पेज आएगा। आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आते जाना है, नीचे आइएगा, स्टार्ट का बटन दिखेगा, स्टार्ट के बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपना नाम डालिएगा, इसका रिजल्ट यहाँ आप देखिए डिजिटल बोर्ड पे आएगा, हम लाइव आके देंगे। तो आप लोग अपना नाम डालिएगा। वैसे क्या होगा बाबू, नाम डालने से आपका यहाँ देखिए बहुत ही ज़्यादा रीच बढ़ेगा यहाँ पे, और सभी बच्चे जानेंगे कि ये बच्चा इतना बच्चा टॉप किया है। तो आप लोग अपना नाम डाल के नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए 12 मिनट के यहाँ देखिए आपको टाइम दिए हैं। यहाँ देखिए प्रश्न कितना है, 25 है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, 25 मिनट यहाँ देखिए 12 मिनट में 25 प्रश्नों को सॉल्व कर देना है। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखे, यदि धारा और विभवांतर के बीच का कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक क्या होता है, तो शक्ति गुणांक होता है cos फाई। तो cos फाई पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि सही है एकदम। तो यहाँ देखिए ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो आइए ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। पीडीएफ और नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए जैसे वैद्युत रसायन का नोट्स दिए हैं तो यहाँ पे दिखेगा। अगर ये यहाँ नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है, सबसे एजुकेशन यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे देखिए एजुकेशन में लिखा होगा कि क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड करें। आप लोग उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे देखिए उस पर क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ऐसा पेज आएगा। तो आते ही आपको जो ऐसा ऐड दिखेगा उस पर तुरंत क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से यहाँ देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, 100% आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए बाबू मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आके आप लोग फटाफट टेस्ट दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।